नमस्कार, बड़ी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम मनोहर लाल ने ओडिशा रेल हादसे पर दुख जताया है। सीएम ने कहा कि दुर्घटना में जान गंवाने वाले मृतकों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। भगवान ने उनको संबल प्रदान करे और यही हमारी प्रार्थना है। कल जो दो ट्रेन्स का जो टकराव होकर के आपस में जो एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, जिसमें लगभग 300 लोगों की जान चली गई। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और ऐसी दुर्घटनाओं के बाद निश्चित रूप से हमारा जो डिपार्टमेंट है उसकी जानकारी तो अवश्य लेंगे ही, कोई ना कोई उसकी जानकारी भी होगी ही, क्योंकि भयंकर दुर्घटना वास्तव में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। लेकिन दुर्घटना तो दुर्घटना है। उनके जान चले जाने के बाद उनके प्रति श्रद्धांजलि और उनके सब परिवारों के लिए भी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको कल सायंकाल जो दो ट्रेन्स का जो टकराव होकर खबर करनाल से है, जहां सीएम मनोहर लाल करनाल पहुंचे। जहां पहुंचकर उन्होंने वार्ड नंबर 4 के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इसके बाद वार्ड नंबर 14 और 15 के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की, जिसमें उनके चुनावों की रणनीति बनाने के लिए अलग अलग वार्डों की मीटिंग हो रही है। मीटिंग में बीजेपी जिला प्रधान बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने 2 दिवसीय दौरे पर करनाल पहुंचे। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की 8 बड़ी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं पर 11 करोड़ 76,95,000 की राशि खर्च होगी। इन योजनाओं में नरसिंहखंड के गांव बालू में पृथ्वी तीर्थ के निगम निर्माण पर 86 लाख निवासी, ओगांथ गांव में रघुवेंद्र दशरथ तीर्थ पर 112 लाख 11,000, मिश्र तीर्थ पर 159 लाख 51,000 और असंध में 44 लाख, नीलोखेड़ी के गांव अंजनी तीर्थ पर 239 लाख 70,000, पाटनपुरी तीर्थ पर 231 लाख 29,000, सीतामढ़ी में देववती तीर्थ पर 134 लाख 52,000 और गांव बस्ती में विकास थाली तीर्थ पर 183 लाख 6,000 की राशि खर्च की जाएगी। उधर बल्लभगढ़ विधानसभा के सेक्टर 23 से कम्युनिटी सेंटर के पास संजय कॉलोनी में लगाए जाने वाले 6 नए ट्यूबवेल के कार्य का स्थानीय लोगों के हाथों नारियल फुड़वाकर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शुभारंभ करवाया। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों की समस्याओं को भी सुना। समालखा के जीटी रोड के दोनों ओर सर्विस लेन के अधूरे कार्य से परेशान होकर विधायक धर्म सिंह शोकर ने शहरवासियों के साथ सर्विस लाइन का मुआयना किया और ऐलान किया कि अगर 1 हफ्ते के अंदर सर्विस लेन का कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे हजारों कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि सर्विस लेन के कार्यों का मुद्दा उन्होंने विधानसभा में भी उठाया था, जिस पर उन्हें 31 मार्च तक का समय दिया गया था, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। विधायक ने बीजेपी नेताओं से कहा कि वे विकास कार्यों को रुकवाने का प्रयास करें, विकास कार्यों को रुकवाने का नहीं। और
हल्का हल्का की जनता ही पूरे आने वाले जाने वाले सभी यात्री से पंजाब का और JNK का, हिमाचल का और चंडीगढ़ का सब यात्री परेशान है। दिन बाई दिन कोई घटना होती रहती है। पीछे बरसात हुई थी, कोई ट्रैली उलट रही थी, कोई रिक्शा उलट रही थी, जान माल का बड़ा खतरा है। और मैं पहले भी इसके रिगार्डिंग में अपना हरियाणा विधानसभा में मैंने क्वेश्चन लगाया था और उस पर हमारे माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जो PWD BNR के विभाग के मंत्री भी हैं, उन्होंने मुझे आश्वासन ही करके एक कमेंट किया था 31 मार्च तक हम इस नेशनल हाईवे का जो सर्विस लेन है इसको कंप्लीट कर देंगे। वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्रेन हादसे को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि लापरवाही की वजह से ट्रेन हादसा हुआ। जो भी इस हादसे में दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे संवाददाता OP शर्मा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इस मामले में खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ आइए उनसे बात करते हैं कि उड़ीसा के बालासोर में आज एक रेल हादसा है उसके ऊपर वो क्या कहेंगे। सर, आज एक बड़ा दुखदायी घटना जो है रेलवे का एक्सीडेंट उड़ीसा में हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी दुखद दुर्घटना हुई है वहां पर, जिससे पूरा देश आहत हुआ है। होते हैं रेलवे एक्सीडेंट, पहले भी होते हैं। इस किस्म से भी 3 रेल इकट्ठी भिड़ जाए ये मैंने जीवन में पहली दफा सुना। तो एक तो सरकार को तुरंत चाहिए जिनकी जान चली गई उनको कंपनसेट करें, जिनको चोट लगी उनको कंपनसेट करें, उनका इलाज कराएं और इस दुर्घटना की गहराई से जांच कराएं ताकि सही पता लगे किसकी लापरवाही से हो है, उसको दंडित किया जाए या और कोई टेक्निकल कमी रहे उसको दूर किया जाए ताकि आगे ऐसी दुर्घटना ना घटे। सर, अगर हम बात करें हरियाणा में सूरजमुखी खरीद की भावांतर भरपाई योजना के तहत सरकार ने किसानों का जो क्षतिपूर्ति के लिए 1000 रुपये की जो है अनाउंसमेंट की है और कल किसानों के साथ इस मुद्दे पर बैठक हुई लेकिन कोई मसला नहीं निकल पाया। इसको लेकर क्या कहेंगे? जब सरकार ने 1000 रुपये खुद ही अनाउंस कर दिया तो फिर बातचीत का क्या औचित्य रहता है? भावांतर का क्या मतलब? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है भाई। भावांतर दिया जाता है उनके लिए जिनकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स ना हो। ये तो सरकार बाध्य है, न्यूनतम मूल्य दिया जाएगा ना, न्यूनतम मूल्य है, कोई अग्रिम मूल्य नहीं है। हैफेड को जिम्मेवारी सौंपने की सोच रही है। कंपनसेट सरकार का न्यूनतम मूल्य देना सरकार की जिम्मेवारी है और ये भावांतर से निकाल के सूरजमुखी जी को तुरंत जो है MSP देनी चाहिए, MSP खरीद करनी चाहिए। सर, हरियाणा सरकार ने फरवरी मार्च में जो बेमौसमी बारिश हुई थी उससे जो किसानों को नुकसान हुआ है उसको लेकर करीबन 181 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया और विपक्ष ने जो इस पर सवाल उठाए तो बीजेपी का कहना है कि पिछली सरकारों में तो 25 पैसे मुआवजा, 2 रुपये मुआवजा, इस तरह की जो है उनकी तरफ से कहीं ना कहीं एक दावा करके विपक्ष के ऊपर पलटवार किया जा रहा है। ये 25 पैसे 2 रुपये मुआवजा कब मिलता था? जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की समर्थन से सरकार बनी हुई थी। उसके बाद हमारी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार आई, उस समय ये मुआवजा क्योंकि चलन था। जब हमने सोचा भाई ये तो बड़ी अन्याय है तो हमने फैसला कर दिया था 250 रुपये से कम चेक किसी को नहीं दिया जाएगा। शायद इन्होंने अब 500 कर दिया क्योंकि पैसे की वैल्यू नहीं रही। तो ये तो पहले तथ्य की जांच कर लें ये कब हुआ और किसने ये फैसला किया है, कम से कम इतना मिलना चाहिए। कोई बात कहने, जिम्मेवार पद पे बैठ के कोई बात कहने से पहले तथ्य की जानकारी करनी। एक सर, अंबाला लोकसभा का उपचुनाव भी शायद हो सकता है, तो क्या कांग्रेस तैयार है और नियम क्या कहते हैं? क्योंकि करीबन 1 साल का आसपास का जो है आम चुनाव में वक्त बचा है। कांग्रेस तैयार है और नियम अनुसार चुनाव होना चाहिए। बाकी स्टेट की गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है ये। सर, अगर पहलवानों के मसले की बात करें तो लंबे समय से मामला जो है लटका हुआ है। कल भी कुरुक्षेत्र में जो है खाप पंचायत हुई है लेकिन कोई जो है समाधान नहीं निकल पा रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस भी जो है इस मामले में जांच करती हुई आगे नहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जांच करके जो है इनको, खिलाड़ियों को, पहलवानों को, बेटियों को न्याय मिलना चाहिए और ये सब सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। वो क्यों मजबूर हुई, जो दुनिया में जो जिन्होंने नाम कमाया, देश का नाम ऊंचा किया, वो क्यों मजबूर जंतर मंतर बैठने को हुई? क्यों वो मजबूर हुई गंगा में मेडल पाने के लिए? तो इस वास्ते आज ये विचारणीय मामला है और खिलाड़ियों को न्याय देने के लिए सब दलों को
सारे संगठनों को, चाहे वो किसान यूनियन है, चाहे व्यापारी संगठन है, या कोई भी इस किस्म का या कर्मचारियों का है, सबको उनको न्याय दिलाने की कोशिश। सर, अगर बृजभूषण की बात करें तो उनका इशारा हरियाणा के कुछ कांग्रेसी नेताओं के ऊपर है। उनका कहना है कि पहलवानों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं उसको हवा दे रहे हैं। देखिए, हम तो एक बात कहें कि उनको न्याय मिलना चाहिए। अब अपने दोष छुपाने के लिए दूसरे को फिर दोष करना कोई वो तो बड़ा आसान होता है। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने आज उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे की इंक्वायरी और इसके लिए दोषी के ऊपर कार्रवाई की मांग के साथ ही उन्होंने जो सूरजमुखी की जो फसल के ऊपर 1000 रुपये सरकार ने घोषणा की उसको नाकाफी बताया है। उनका कहना है कि भावांतर भरपाई योजनाओं में किसानों के पूरे नुकसान की जो है पूर्ति होनी चाहिए। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा। हरियाणा के वहीं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने ओडिशा ट्रेन हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। उन्होंने आज उनके बेटे चिरंजीवी राव का जन्मदिन है, लेकिन इसे भी हादसे के कारण सिर्फ औपचारिकता से ही निभाया है। उन्होंने इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री पर भी कटाक्ष किया और कहा कि जब रेल मंत्री की जगह प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा सकते हैं तो इस हादसे की उन्हें जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। कैप्टन ने कहा कि देश में हाई स्पीड रेलगाड़ियां चलाई गई अच्छी बात है, लेकिन उनके रखरखाव के लिए आधुनिक तकनीक भी अपनानी चाहिए ताकि इस प्रकार के दुखद हादसे न हो। के अंदर जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें अब तक 300 लोगों की मृत्यु होने के बारे में पुष्टि की गई है, लेकिन एक डब्बे में कम से कम 80 से 90 लोग बैठते हैं। 3 ट्रेनों का हादसा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और आज हमने भी जो है, क्योंकि एक ट्रेन हादसा हुआ था, चिरंजीव का जो जन्मदिन है बहुत ही सादे तरीके से हमने मनाया है। कोई ढोल वोल नहीं बजाया, केवल जो औपचारिकता जो की जाती है उसको किया है। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि ये जो हादसा है ये सरकार की नाकामी है कि इन लोगों ने जो सिक्योरिटी मेजर लेने चाहिए और जो एक्सीडेंट को रोकने के बारे में प्रधानमंत्री रोज रेलवे मिनिस्टर की जगह रेलवे मिनिस्टर की जगह खुद झंडी दिखाने चले जाते हैं। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल ने यमुनानगर के 2 गांव का दौरा कर अमृत सरोवर योजना के तहत बनाए जा रहे तालाबों का निरीक्षण किया। संजीव कौशल ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं अमृत सरोवर योजना की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं और 30 जून तक प्रदेश में 2679 अमृत सरोवर को काम पूरा करने की सीमा निर्धारित की गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन तालाबों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मनरेगा, CSR और हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के तहत विकसित किया जा रहा है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि आज उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठकर जिले में हो रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी की। तो सबसे पहले तो मैं और डिप्टी कमिश्नर साहब 2 गांव में अमृत सरोवर की इंस्पेक्शन करके आए हैं और अधिकारियों को उसके बारे में बताया है। जो कमियां हैं सरोवर बनाने में उनके बारे में बताया है और टाइमलाइन बनाई है ताकि जल्दी से जल्दी वो काम पूरा हो। मानसून के आने से पहले अगर काम पूरा ना हो तो उसमें हमें दिक्कत होगी और प्रधानमंत्री भी इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं। इसके लिए बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि जो पुराने जो हड़ और खाली पड़े इस तरह के पॉन्ड थे उनकी अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो रही है।
वहीं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से तरखा कॉलोनी में टूथब्रश को लेकर हुए भाई बहन के झगड़े में बड़ी बहन ने मां की डांट से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। बता दें कि लड़की के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें लिखा है कि अब किसी को डांटना नहीं पड़ेगा। मृतका के चाचा ने बताया कि मामला शांत होने के बाद पड़ोस में मनीषा की मां गीता और उसका पूरा परिवार कीर्तन में चला गया और जब वह कीर्तन से वापस लौटे तो देखा कि घर का दरवाजा बंद है और टीवी की आवाज तेज है। अंदर झांक कर देखने पर पता चला कि मनीषा फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। आनन फानन में मनीषा के परिजन इलाज के लिए उसे निजी अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक मनीषा की मौत हो चुकी थी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मनीषा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया है। आयु साहब, मामला क्या है? लड़की ने आत्महत्या की है। मामला जी, कल हमें सूचना मिली थी कि सर्वोदय हॉस्पिटल में ऐसे एक लड़की एडमिट हुई है जिसने फांसी लगा के आत्महत्या की है। तो मौके पर पहुंचे, मौके पर उनके वारसान से पूछताछ की गई तो वारसान ने ये बतलाया कि ऐसे करके कि बहन भाई का बुर्स को करने को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें मम्मी ने दोनों को डांट फटकार लगाती थी। बस लड़की ने फिर मम्मी पापा चले गए काम पे और चाचा था वो भी काम पे चले गए और मम्मी चले गई कीर्तन पे, तो लड़की ने पीछे से फिर फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। ठीक है, फिलहाल कार्रवाई जारी है। डॉक्टर देव साहब पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी आपको। आप इधर देखो, बाबा नाम क्या है आपका? रामेश्वर। रामेश्वर, क्या हुआ है? लड़की कौन है आपकी जो मरने वाली? वो मतलब मेरी नातनी, मेरी नातनी। क्या हुआ क्या था? कुछ ना हो तो क्या पापा टले थोड़ी सी तो होता है, फिर बाल बाल करने में भैया बहन भैया ने जगह बुर्स के ऊपर है। यही बात बुर्स के ऊपर कैसे? बुर्स दांत में जैसे करे कहा है तो वो मतलब कॉलगेट के ऊपर भगवान को तोड़ दियो, एक दो दिन झपटे मार दिया छोरी में। बस यही बात है, कहानी और कुछ बात ही नहीं। ऐसी तो मन चाहते मौत ही रही बालक बच्चे में, पर ऐसी घटना की ना पता कि जो ऐसा हो जाएगा। भाई छोटा है बड़ा ना? बात छोटा है, छोटे भाई ने बुर्स कर लिया था। हाँ। कितनी उम्र है लड़की की? उम्र कितनी है लड़के की? होगी ऐसे 14-15 वर्ष की। छोरी भी साल है ऐसी, कोई 17 की। 17 साल की लड़की। 17 साल। हाँ, 16-17। क्या नाम था भाई का? मनीषा। भाई का? भाई को नाम है संजू। पीलीभीत के सनौली रोड पर देर रात को लगभग 2 बजे बड़ा हादसा हो गया। इस भीषण हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 24 लोग घायल हो गए। हादसे में 2 महिलाएं मुन्नी और कांता समेत 2 युवक अश्विनी और मोहित की दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल लाया गया है, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। हम तो कमासखेड़ा हरिद्वार जा रहे थे और एक साइड में एक टायर पंचर हो गया था गाड़ी का और टायर बदल रहे थे और फिर थोड़ी देर बाद लेडीज उतरी और पानी पीने लाग रही थी। हम तो टायर बदलने लाग रहे थे, इतनी देर में थोड़ी देर तो खड़े रहे, फिर दूसरी बार देखा तो ट्रेला ऊपर आया था। गाड़ी पिकअप थी। कितने लोग थे? 25-26 जने ने। वहीं नशे में चूर ऑटो चालक ने मोबाइल की दुकान में घुसाया अपना ऑटो। बाल बचा दुकान में बैठा लड़का। मामला बल्लभगढ़ के सुभाष कॉलोनी स्थित लालकोठी के समीप ऑटो स्टैंड का है, जहां पर राजकुमार नाम के मोबाइल शॉपकीपर की दुकान में अचानक तेज रफ्तार ऑटो जा घुसा, जिसके चलते उसकी दुकान के काउंटर में रखा सामान टूट गया। वहीं ऑटो चालक ने जब उससे बात हुई तो उसका कहना था कि उसने थोड़ी सी शराब पी हुई थी और जब उससे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया तो आनाकानी करता हुआ दिखाई दिया। बहरहाल मामले की सूचना दुकानदार ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को दे दी है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राजकुमार, किस चीज की दुकान है और ये ऑटो हादसा हुआ है, कैसे हुआ ये? मोबाइल शॉप है जी और ऑटो वाले डायरेक्ट लेके आ रहा था, दारू पिए हुआ था, उसने डायरेक्ट दुकान में ठोक दी। क्या कर रहे थे आप उस समय? मैं उस टाइम तो बाथरूम करने गया था, मेरा लड़का बैठा हुआ था और उस दौरान में लड़का बड़ी मुश्किल से बचा उसमें से।
वहीं बल्लभगढ़ शहर में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए दुर्ग मोबाइल शक्ति वैन द्वारा स्कूल और कॉलेज में पुलिस के द्वारा महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम अभियान चलाया जा रहा है। दुर्गा शक्ति टीम ने छात्राओं को विभिन्न सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूक किया। पुलिस की टीम ने बताया कि वे किसी भी प्रकार के अपराध की सूचना 112 पर दे सकती हैं और छात्रों को डायल 112 ऐप के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही साथ दुर्गा शक्ति ऐप और उनके मोबाइल में डाउनलोड करवाया गया और बताया गया कि इसके माध्यम से पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन 1091 और बच्चों से संबंधित किसी भी अपराध के लिए वे 1098 पर संपर्क कर सकते हैं। उनका आना मुझे लगता है बालाजी के लिए बहुत सौभाग्यशाली रहा कि वो आए और उन्होंने सचमुच आजकल जिन चीज़ों पे हम लोग ध्यान नहीं देते जानते हुए भी ऐसी चीज़ों के बारे में हमें बताया कि जिस तरीके से साइबर क्राइम आजकल हर तीसरे व्यक्ति के साथ शायद हो रहे हैं। हमें पता है कि अननोन साइट्स पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम पढ़े लिखे होते हुए भी ऐसे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं और फिर उसके शिकार हो जाते हैं। तो वो मैडम ने सुविधाएं बताई कि कहाँ आप फ़ोन कर सकते हो तुरंत आपके अगर क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो वो साइबर क्राइम से हम कैसे बच सकते हैं, या बच्चा पैदा होने से पहले से लेकर बच्ची लड़की स्पेशली और बाद तक भी कोई भी उसके साथ प्रॉब्लम होती है, छेड़छाड़ होती है, हम कहाँ फ़ोन कर सकते हैं, तुरंत किसको बता सकते हैं। सर आज यहाँ पे 90 अलग अलग स्थानों से ऑल ओवर इंडिया टीचर्स आए हुए हैं। अगर हम टीचर्स को शिक्षित कर देते हैं तो वो मैसेज सभी लाखों बच्चों में एकदम से सर्कुलेट हो जाएगा। उसी उद्देश्य से इनको अवेयर करने के लिए क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में भी, साइबर क्राइम के बारे में भी और नार्कोटिक्स के बारे में भी हम आज इनके यहाँ उपस्थित हुए हैं। मोबाइल वैन भी हमारी अवेलेबल है जो कि फरीदाबाद पुलिस द्वारा तैयार की गई मूवीज़ हैं जिसमें छोटी छोटी क्लिप्स हैं ड्रग्स के लिए और ट्रैफिक के लिए जो भी इनको अभी दिखाई जाएंगी। उनके लिए एक हमारे लेक्चर के माध्यम से एग्जाम्पल्स के माध्यम से जैसे जो भी अभी कुछ घटनाएं हमारी फरीदाबाद में कुछ टीचर्स के साथ जो हुई हैं, जो कंपनीज में लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, मेल के थ्रू हुआ है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।